हे गाइस, तो आज का एपिसोड शुरू होता है उस रात की अगली सुबह से जब से येकिन को चेंगफाई ची ने अपनी एंगेज होने की बात पर एक्सप्लेनेशन दी थी। तब से वो इसी बात पे खुश हो रहा था कि अभी भी चेंगफाई ची के दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह बची हुई है। वो ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा था, लेकिन ये तो पक्का था कि कम से कम उसका यहाँ रहना चेंगफाई ची को तकलीफ नहीं दे रहा। मतलब येकिन अभी भी चेंगफाई ची के सूट में ही रुका हुआ था। अब फाइनली चीजें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी। येकिन ने सोचा अब बस और मेहनत करनी है, थोड़ा प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा ताकि चेंगफाई ची उसकी सिंसियरिटी को फील कर सके। येकिन की ड्रामा कंपनी ने ड्रामा की रीशूटिंग के लिए 2 हफ्ते रिजर्व किए हुए थे और येकिन के पास अभी कुछ दिनों तक कोई काम नहीं था, तो उसने खुद को फुल टाइम हाउस हस्बैंड बना डाला था। रोज सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना, फिर कपड़े धोना, सारा घर साफ करना, इवन पोछा लगाना, सब कुछ वो ही कर रहा था। एक दिन पोछा लगाते वक्त जाओ फेंग का कॉल आया। येकिन ने कैजुअली बोला, मैं पोछा कर रहा हूँ, तू बाद में कॉल करना। जाओ फेंग शॉक्ड, बोला, मतलब तू सच में एक स्नेल गर्ल बन गया है? फ्री में मिलने वाले लोग ना कभी वैल्यू नहीं करते, समझे? इतना हम्बल तो मत बन। येकिन ने कपड़े वाला रैक जोर से फ्लोर पे फेंका और बोला, पहले वो मेरे लिए रोज खाना बनाता था, वो उसका लव एक्सप्रेस करने का तरीका था, तुम लोगों को क्या ही पता है। जाओ फेंग ने साय किया और बोला, ठीक है, मुझे क्या पता है। थोड़ा बातचीत रैंडम टॉपिक्स पे चली गई, फिर वापस वही फॉरएवर वाला टॉपिक चालू हुआ, हमारे प्यारे युआन युआन का। तू कैपिटल कब जा रहा है? मुझे युआन युआन को डिनर पे बुलाना है, तेरे नाम पे बुलाना पड़ता है और तू यहाँ एस सिटी में चिपका पड़ा है। येकिन ने फोन को शोल्डर पे बैलेंस करते हुए पोछा लगाते हुए बोला, तू चुप ही रह, मैंने तो अभी तक तुझे उस चक्कर का हिसाब नहीं दिया है। मैंने अब क्या कर दिया? जाओ फेंग ने पूछा। तूने बोला था ना वो एंगेज्ड होने वाला है, ये बकवास कहाँ से सुनी थी तूने? हाँ, एक पार्टी में दोस्तों से सुना था। किस टाइप के दोस्त? सबसे ब्रेकअप कर ले, सब बकवास फैलाते हैं बिना सोचे समझे। इस पॉइंट पे येकिन का एक्सप्रेशन थोड़ा प्राउड हो गया था और उसकी टोन भी थोड़ी बोस्टफुल हो गई थी। उसने खुद बोला मुझे कि वो एंगेज नहीं हो रहा। जाओ फेंग 2 सेकंड के लिए शॉक में चुप हो गया, फिर टेबल पे जोर से हाथ मारा, बोला, ओए ब्रदर किन, वो टॉपर तो तेरे लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा है। येकिन ने भी अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, मैंने बस पूछा था, पर मुझे लगा नहीं था कि वो जवाब देगा। जाओ फेंग ने स्मग स्माइल के साथ बोला, अरे ऑब्वियस है, उसे लगा तो गलत समझेगा, इसीलिए क्लैरिफाई किया। भाई मुझे तो लगता है इसमें डेफिनेटली कुछ तो सीन बनेगा। येकिन इतने जोर से मुस्कुराया कि उसकी आंखें स्लिट जैसी हो गई थी और स्माइल का कॉर्नर सीधा कान तक पहुंच गया था। फिर बोला, सच में? जब हम दोनों पैचअप कर लेंगे ना, तो मैं उसे ना कैपिटल ले जाऊंगा और हम तीनों डिनर करेंगे साथ में। ये बात बोलते वक्त जो थोड़ा बोस्ट कर रहा था येकिन, दोस्तों के सामने फेस लूज करने का डर अभी भी कहीं ना कहीं तो बाकी था, क्योंकि असल में अंदर से येकिन अभी भी थोड़ा सा तो अनश्योर था। कई बार चेंगफाई ची ने उसकी अच्छाई डायरेक्ट नहीं पर सॉफ्टली रिजेक्ट की थी। जैसे जब येकिन ने कपड़े धोने की बात छेड़ी तो चेंगफाई ची ने कैजुअली कह दिया, मैं तो पहले ही होटल के लॉन्ड्री रूम में दे चुका हूँ, उन्होंने तो सब कलेक्ट भी कर लिया है। मतलब सीधा था, तेरे धोए कपड़े की ज़रूरत नहीं है भाई। येकिन थोड़ा डिप्रेस्ड हुआ, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। पास में जब दोनों साथ रहते थे, येकिन मूड में होता तो ग्लॉसरीज देने चला जाता था। अब तो उसके पास डोर का पासवर्ड भी है, तो वो हर दिन मार्केट जाके सब्जियां लेके आता है और फिर रेसिपीज देख के केयरफुली लंच बनाता है। और खाली बनाता नहीं, एक क्यूट सा लंच बॉक्स भी खरीदा है उसने। अगर उसका बनाया खाना उसे ठीक लगता तो वो उसका एक पोर्शन पैक करके अगली वाली बिल्डिंग में चेंगफाई ची के ऑफिस भेजना चला जाता। पर प्रॉब्लम ये थी कि बिना वर्क परमिट के येकिन अंदर नहीं जा सकता था, तो वो लंच बॉक्स लेके नीचे लॉबी में वेट करता। चेंगफाई ची से मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन कभी कभी उसकी असिस्टेंट मिल जाती थी, तो येकिन उसे पोलाइटली बोलता, ये प्लीज़ मिस्टर चेंग को दे देना। लेकिन असिस्टेंट बिजनेस टोन में बोली, सॉरी सर, ये मेरी जॉब रोल का पार्ट नहीं है,
अब डायरेक्टली मिस्टर चेंग से कांटेक्ट करिए ना। बेचारा ये किन क्या ही बताता ना कि वो ही तो कांटेक्ट नहीं करना चाहता था ना। तो उसने यूज़ किया अपना डायरेक्ट अल्टीमेट वीपन, फ्लैटरी अटैक। रोज उसे दीदी कहकर बुलाता, फिर करता था कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश। आज आपका लिपस्टिक का कलर, वाह क्या सूट कर रहा है आपकी ड्रेस पे। दीदी आज तो लग ही नहीं रहा कि आप काम पे हो, एकदम पार्टी लुक है। असिस्टेंट के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती और धीरे धीरे वो भी सॉफ्ट हो गई और फाइनली एक दिन बोली, ठीक है सिर्फ आज के लिए मिस्टर चेंग को लंच दे दूंगी, लेकिन कल से फिर सेम रूटीन नहीं चलेगा। शाम को जब चेंग फाई ची गार्डन होटल के सूट में आया तो उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक प्लेन टेबल क्लॉथ बिछी हुई है। ये किन एक्साइटेड होकर बोला, सुपरमार्केट गया था वहीं से ले आया। टेबल अब थोड़ा क्लासी लग रहा है ना, मैच करता है इस होटल के डेकोर से। चेंग फाई ची कुछ नहीं बोला, बस रूम के अंदर गया। 2 मिनट बाद वापस आया, हाथ में एक कार्ड लेके, और वो चुपचाप टेबल पे रख दिया। ये किन कंफ्यूज्ड, ये क्या है? चेंग फाई ची ने बुक शेल्फ से एक बुक निकालते हुए बोला, आगे से कुछ भी लेना हो तो इस कार्ड से लेना। ये किन तुरंत घबरा गया, बोला, पर वो तो सिर्फ कुछ सब्जियां थी, डेली यूज की छोटी मोटी चीजें, इसकी क्या जरूरत थी? चेंग फाई ची ने फाइनली उसकी तरफ मुड़कर देखा और बोला, मैंने यूज किया, मैंने खाया, तो उसका पैसा देना मेरा फर्ज है। बस उस एक लाइन ने येकिन का पूरा मन नीचे गिरा दिया। रात में दोनों एक ही सोफे पे बैठे थे, लेकिन बीच में 1 मीटर का गैप था। टीवी तो चल रहा था, लेकिन येकिन का ध्यान स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट घूम रहा था, अगर सब कुछ पैसों से तोलना है तो मैं कब तक चेंग फाई ची का उधार चुका पाऊंगा? ये लंच बॉक्स, ये टेबल क्लॉथ, ये सब उसने दिल से किया था, किसी पैसा वसूली का या रिटर्न के लिए नहीं। लेकिन चेंग फाई ची ने उस सबको एक सौदा बना दिया, और उस साइलेंट मैसेज में ये भी था कि ज़्यादा सोचो मत, ये बस एक एक्सचेंज है और कुछ नहीं। येकिन का दिल टूटा। उसने मन ही मन सोचा, मैं कोई और मोटिव से तो ये सब नहीं कर रहा था ना। अगर दिल से किसी के लिए खाना बनाऊं तो क्या वो भी गलत है? येकिन बिल्कुल कंफ्यूज था, पर तभी उसे एक पुरानी बात याद आई जब उसने चेंग फाई ची को जिया युआन अपार्टमेंट में शिफ्ट होने को कहा था। तब चेंग फाई ची ने रेंट देने की जिद पकड़ ली थी। चेंग फाई ची हमेशा से ऐसा ही था, दिखता सॉफ्ट था लेकिन अंदर से सुपर स्टर्बन, ना किसी का उधार लेना, ना किसी पे बर्डन बनना। येकिन ने ये याद करते ही थोड़ा रिलैक्स फील किया। जो मन में सैडनेस थी वो सब डिसॉल्व हो गई, मूड भी थोड़ा ठीक हो गया था। चेंग फाई ची तब भी अपनी क्वाइटली बुक में लॉस था, एकदम कंपोज्ड, एकदम काम। और इधर येकिन ने इंच बाय इंच अपना स्नीक अटैक स्टार्ट कर दिया था। पहले 1 फुट खिसक के उसके क्लोजर गया, फिर थोड़ा सा साइड से उसका एक्सप्रेशन चेक किया, नो रिएक्शन, मतलब ग्रीन सिग्नल। फिर थोड़ा और लीन किया, प्रिटेंडिंग कि उसे पानी का कप लेना है, और उस मूवमेंट के चक्कर में दोनों के शोल्डर्स ऑलमोस्ट टच हो गए। उस शॉर्ट डिस्टेंस पे येकिन को उसकी सॉफ्ट जेंटल ब्रीदिंग भी सुनाई दे रही थी, और बस उसी एक मोमेंट ने उसका पूरा मूड लिफ्ट कर दिया। मूड इतना गुड हो गया था कि वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा हे हैंड सॉन्ग भी अब इरिटेटिंग नहीं लग रहा था। येकिन का मन था कि बस ऐसे ही रहने दो, थोड़ा थोड़ा करके पास जाते रहना, और कभी ना कभी वो भी एक कदम ले ही लेगा। अगली सुबह वेदर भी एकदम ब्राइट और सनी था, और येकिन भी बहुत अच्छे मूड में था। अपने आज के स्टार्स फोल्ड कर रहा था कि उसे एजेंट यूए का कॉल आया। उसने फ़ोन टेबल पे रखा, स्पीकर ऑन किया और बोला, सिस्टर यूए प्लीज़ 1 महीने छुट्टी दे दो ना, क्रू से तो जस्ट निकला हूँ। सिस्टर यूए ने तुरंत चिल्लाकर कहा, 1 महीना? शादी करनी है क्या, या बच्चे पैदा करने हैं? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लेकिन ये सुन के थोड़ा गिल्टी सा हो गया। फिर बोला, आप चाहो तो शादी प्लस बच्चा दोनों का लीव मान लो ना, बट सच में मुझे कुछ दिन बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जेंग यूए ने डायरेक्ट पूछा, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, या फिर मिस्टर चेंग ने सब लोन चुका दिया है तुम्हारा? अपेरेंटली मिस्टर चेंग येकिन के शुगर डैडी हैं वाली खबर है सिटी के कैपिटल तक हवा के साथ पहुंच गई थी। येकिन तुरंत डिनाई करते हुए बोला,
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्जा तो अभी भी मेरा ही है और मैं ही भर रहा हूँ। जेंग युए युए बोली, चाहे तुम दोनों का जो भी सीन हो, कॉन्ट्रैक्ट की लाइन 5 पेज 2 याद है ना? तुम काम से भाग नहीं सकते। ये कि ने फेस बना के इंटरप्ट किया। ओके मास्टर जी, फिर ऐसा करो, एस सिटी में कोई काम दिला दो, 1 और हफ्ते की छुट्टी मिल जाए बस। 15 मिनट की इमोशनल ब्लैकमेल और निगोसिएशन के बाद फाइनली दोनों के बीच एक वर्बल एग्रीमेंट हो गया। 5 दिन की छुट्टी और मिल गई थी उसे। कॉल कट करते ही येकिन ने एक ठंडी सांस भरी, हाथ जोड़ के काउंटिंग शुरू की। बस 5 दिन बचे हैं। ऐसा क्या करूं कि फाइची का दिल थोड़ा और हिल जाए। कल लंच देना स्किप किया था तो आज पूरा कंपनसेशन मोड में आ गया था। लंच डिलीवर करने के बाद सीधा सुपरमार्केट गया ड्राइड रेड चिलीज लेने। उसे याद था कि फाइची को स्पाइसी खाना पसंद था। पहले वो हर चीज़ में थोड़ा चिली डाल देता था, लेकिन जब येकिन को स्पाइसी सूट नहीं करता था तब उसने खुद से अपनी आदत बदल दी थी। अब जब येकिन खुद उसके लिए बना रहा था तो उसके ओरिजिनल टेस्ट के हिसाब से ही बनाएगा। एसिटी का खाना थोड़ा मीठा होता है और फाइची को वो टेस्ट पसंद नहीं आता होगा। ये सोच के वो पूरा सोच समझ के प्रिपरेशन कर रहा था। होटल के फ्रंट एंट्रेंस से जाना उसे थोड़ा वीआईपी स्टाइल लगता था, इसीलिए येकिन हमेशा से बैकडोर के कार्गो पैसेज से निकलकर एलिवेटर पकड़ता था। यूजुअली यहाँ कोई नहीं मिलता। आज भी हर चीज़ स्मूथ ही जा रही थी। एलिवेटर जस्ट थोड़ा आगे ही था। येकिन ने पेस फास्ट किया। बैग्स लेके कॉर्नर घूमा ही था और टकरा गया 2 लोगों से। 2 मिडिल एज औरतें थीं। पीछे वाली अनफैमिलियर थी, लेकिन जो व्हीलचेयर में थी उसका चेहरा कहीं तो देखा हुआ था। पतला सा फेस, शैलो सी स्किन और शोल्डर लेंथ बाल, और सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ थी उसकी आंखें। वही आंखें, बिल्कुल चैंग फाइची जैसी, पर उनमें वार्म की जगह ठंडी सी उदासी थी। बेसमेंट की वो थोड़ी डल लाइट वाली जगह अब थोड़ी सफोकेटिंग लग रही थी। दोनों वहाँ खड़े थे और फिर बैक डोर के क्वाइट कॉर्नर में शिफ्ट हो गए ताकि बात कर सकें। 6 साल पहले येकिन के दिल में इस औरत के लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। आज वो फीलिंग्स कुछ और ही रीजंस के कारण और हैवी हो गई थी। चेंगजिन को देखकर उसका दिल रेस्टलेस और हैवी सा हो गया था। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि क्या बोले या क्या रिएक्शन दे। थोड़ा सा टिमिड और ऑकवर्ड फील करते हुए बस खड़ा रह गया, अपनी आंखें थोड़ी नीचे झुकाए। चेंगजिन ने पहली बात छेड़ी, बोली, तुम ये चिंगशियान के बेटे हो? येकिन थोड़ा सा चौंक गया। ये ओपनिंग लाइन बिल्कुल उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसने अपने आप को थोड़ा संभाला, फिर पोलाइटली बोला, हाँ हेलो आंटी, मेरा नाम ये। लेकिन उसकी बात खत्म होने के पहले ही चेंगजिन, जो अभी तक धीरे धीरे बोल रही थी, अचानक ज्यादा तीखे और फास्ट टोन में बोल पड़ी, मुझे तुम्हारा नाम पता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? येकिन के लिए इम्पॉसिबल था कि वो थोड़ा भी स्कैर्ड फील ना करे। एल्डर के मुंह से इतनी कोल्ड और शार्प बातें सुनते ही उसका दिल थोड़ा फास्ट धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने एक्सप्रेशन को न्यूट्रल बनाया। अंदर ही अंदर अपने आप को काम किया और फिर केयरफुली चेंगफाइची को अननेसेसरी ट्रबल में न डालते हुए सिंपल सा जवाब दिया, मैं यहाँ बस टेम्पररी रुक रहा हूँ। चेंगजिन अचानक से मुस्कुरा दी और फिर उसने हल्की सी नज़र उस सुपरमार्केट वाले बैग पे डाली जो येकिन हाथों में पकड़े हुए था। फिर ज़रा पॉइंटेड टोन में बोली, यहाँ रहते हो तो क्या यहाँ रहने के साथ साथ तुम्हें खाना बनाना, कपड़े धोना और पूरा दिन सामान लेके ऑफिस बिल्डिंग तक भागना भी पड़ता है? येकिन का मुंह एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो क्लियरली सब कुछ पहले से जान चुकी थी। इस पॉइंट पे कुछ भी छुपाना बेकार था। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर सीधा और पूरी ऑनेस्टी से बोला, मुझे वो पसंद है और मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ। चेंगजिन की आंखें एकदम से वाइडन हो गई, जैसे कोई इम्पॉसिबल बात उसने सुन ली हो। उसने थोड़ा सरप्राइज और डिसबिलीफ के साथ येकिन की तरफ देखा और बोला, वो जल्दी ही एंगेज होने वाला है। येकिन ने जैसे ही ये सुना, उसके जो नर्व्स अब तक टाइट टेंशन में थे वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगे, क्योंकि चेंग फाइची खुद उससे कह चुका था कि ऐसा कुछ नहीं है।
तो फिर ये एंगेजमेंट वाली बात सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर हो सकती है। जब तक चेंगफाई ची खुद एक्सेप्ट नहीं करता तब तक येकिन उस बात को नहीं मानेगा। उसने कामली कहा, मैंने उससे पूछा था, उसने कहा वो एंगेज नहीं होना चाहता। चेंगजिन ने तुरंत थोड़ा इम्पेशेंट होके बोला, वक्त की बात है, अगर इस साल नहीं तो अगले साल सही, तुम उससे चिपके मत रहो, ये उसे सिर्फ हर्ट करेगा। येकिन एक सेकंड के लिए स्टन रह गया। वो समझ नहीं पाया, पेस्टर करना या हर्ट होना, दोनों में क्या कनेक्शन है। उसकी आंखों में थोड़ा कंफ्यूजन दिखा। चेंगजिन ने उसका एक्सप्रेशन देखा और हल्की सी स्मिक के साथ धीरे से बोली, तुम सच में नहीं समझ रहे या सिर्फ मेरे सामने बेवकूफ़ बन रहे हो? मुझे पता है मेरे बेटे का स्टेटस और पोजीशन आजकल किस लेवल पे है। ऐसे में नेचुरली उसके आसपास बीज और बटरफ्लाइज तो घूमेंगे ही, स्पेशली तुम जैसे लोग जिनको कुछ चाहिए होता है। मैं तो एक नज़र में देख लेती हूँ, तुम्हें क्या लगता है उसे समझ नहीं आता? लेकिन अब भी एकदम स्टन साइलेंस में था और चेंगजिन ने अपनी बात आगे कंटिन्यू की। मैं कोई दिल की बुरी नहीं हूँ, मेरे और तुम्हारे फादर के बीच जो भी कनेक्शन था उसके लिए मैं तुम्हारा कर्जा चुका सकती हूँ, लेकिन उसे मत परेशान करो, उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसे ऐसे बेकार चीज़ों की वजह से बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। इतना ब्लंट और डायरेक्ट बातें सुनकर येकिन फाइनली समझ गया कि वो क्या कहना चाहती थी, लेकिन येकिन के पास कुछ भी कहने के लिए शब्दों का स्टॉक ही नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घूम रही थी कि इसी वजह से फाइची इतने सालों तक इतना चुप रहता है। 5 साल बीत गए, लेकिन उसके दिल का रास्ता न खुल पाया, न उसके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आई। वो और ज़्यादा चुप हो गया, जैसे हर किस्म के इंटरफेरेंस से बचने के लिए उसने अपने आप को ही बंद कर दिया हो। येकिन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर धीरे से बोला, तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों आई? उसे क्यों नहीं कहा कि मुझे निकाल दे? चेंगजिन ने फिर से येकिन की तरफ देखा, इस बार डिसबिलीफ के साथ। उसके होठों तक शब्द आने ही वाले थे, लेकिन येकिन ने उसका चांस ही नहीं दिया। येकिन ने सीधा आगे कहा, आप मुझसे बात करने इसीलिए आई हैं क्योंकि आप उससे कुछ नहीं करवा पाई। वो आपकी बात नहीं मान रहा, इसीलिए आप मजबूरी में मेरे पास आई हैं। चेंगजिन का चेहरा तुरंत जर्द पड़ गया, जैसे उसके दिल की बात येकिन ने जान ली हो। उसने ब्लैंकेट के नीचे अपने हाथों को जोर से भींचा और फाइनली गुस्से में बोली, वो मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया, पाला, उसे इतना अच्छा बनाया, वो मेरी बात क्यों नहीं मानेगा? येकिन ने सीधा आंखों में आंखें डालकर कहा, तो फिर आप जाके उससे बात कीजिए। अगर उसने मुझसे कह दिया कि जाओ तो मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। उसकी आवाज़ में हिम्मत थी, पूरा पोस्चर सीधा था, लेकिन अंदर से वो पूरा ट्रेम्बल कर रहा था। येकिन का इरादा कभी भी चेंगफाई ची की माँ के सामने बदतमीजी करने का नहीं था। वो बस एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहता था, लेकिन अब जो सिचुएशन बन गई थी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने आप के सारे प्रॉमिसेस को तोड़ने जैसा होता। वो जो 5 साल पहले रातों को रोता था, जो अंदर ही अंदर एक डिसीजन पे टिक गया था कि अगर आज उसने डर के मारे पीछे एक कदम लिया तो उसके हर एक आंसू, हर एक कसम सब बेकार चली जाएंगी। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये होती कि चेंगफाई ची ने उसके लिए जो भी कुछ लूज़ किया, जो कुछ भी चुपचाप सहा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये सोचकर येकिन का गला भराया, जैसे कॉटन का एक गीला गोला उसकी विंड पाइप में अटक गया हो। बोलना मुश्किल हो गया। उसने फाइनली रियलाइज़ किया कि चेंगफाई ची सिर्फ उसके लिए दुनिया से नहीं लड़ा, बल्कि अपने सारे ड्रीम्स, कंफर्ट और एक सेफ फ्यूचर तक को सेक्रीफाइस कर दिया। वो सब कुछ छोड़ चुका था सिर्फ येकिन के लिए, और येकिन के स्ट्रगल्स उसके सामने एक फेदर के बराबर भी नहीं लग रहे थे। एकदम से चेंगजिन का चेहरा और भी ज़्यादा ट्विस्टेड हो गया, जैसे उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन फाइनली फट पड़ा हो। वो लिटरली चिल्ला पड़ी, तुम उसका सब कुछ बर्बाद कर दोगे, र्यून कर दोगे उसको। मैं ये सब उसके भले के लिए कर रही हूँ। अगर तुम्हें उससे सच में प्यार है तो उसके रास्ते में मत आओ। येकिन का दिल और ठंडा पड़ गया, जैसे कोई उसके अंदर बर्फ भर रहा हो। येकिन की माँ लियू चाहे जल्दी चली गई थी, लेकिन जो यादें छोड़ के गई थी वो एकदम सॉफ्ट और प्यारी थी। छोटी सी छोटी बात, खाने में क्या पसंद है,
स्कूल कौन सा लेना है, सब में उसकी मर्जी पूछी जाती थी। और अब सामने एक ऐसी माँ थी जो बस अपने वर्जन ऑफ गुड को थोप रही थी, बिना ये सोचे कि उसके बेटे को क्या चाहिए। उसने ये जज नहीं किया कि चेंगजिन सही थी या गलत, लेकिन उसका दिल चेंगफाई ची के लिए बहुत दुखी हुआ और वो दर्द एकदम से कंट्रोल के बाहर हो गया। बोला, रास्ता? कौन सा रास्ता? जो रास्ता आप चाहें वो चले या वो जो खुद चूज करे? उसने प्रेशर के बावजूद सीधा चेंगजिन की आंखों में देखते हुए बोला, आप कह सकती हैं उसे मुझे निकालने के लिए, जो वो डिसाइड करेगा मैं मान लूँगा। येकिन की बात सुनकर चेंगजिन का रिएक्शन अब स्लो होने लगा। वो बस आंखें खोल के देखती रही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों का फोकस चला गया, जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया हो कि उसका कंट्रोल अब खत्म हो रहा है। टेंशन की वो लेयर जो हवा में जम गई थी अब धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगी। येकिन ने एक रिलीफ की सांस ली और धीरे से बोला, उस पे किसी का फर्ज नहीं है कि वो दूसरों के लिए जिए, उसे सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए। ये लफ्ज़ जैसे चेंगजिन के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए भी बोला गया सेल्फ रिमाइंडर था। वो दोनों कुछ देर तक चुपचाप यूं ही खड़े रहे। येकिन ने अपनी बेचैन सांस को कंट्रोल किया। तभी एक फ्राइट ट्रक आ गया और वर्कर्स सामान उतारने लगे। येकिन ने चेंगजिन की तरफ देखते हुए बोला, आंटी मैं चलता हूँ। वो टर्न हुआ और 2 ही कदम चला था कि पीछे आवाज़ आई, अरे देखो देखो, संभाल के, रास्ता दो रास्ता दो। जैसे ही येकिन ने पीछे मुड़ के देखा, उसका दिल 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। 2 वर्कर्स 1-1 मीटर का फ्रिज उठाने में बिजी थे और जगह इतनी कम थी कि वो लोग बिल्कुल चेंगजिन के पास से गुजरे और एक का पैर एक्सीडेंटली व्हील चेयर के लेफ्ट व्हील से टकरा गया और बिना किसी को नोटिस किए व्हील चेयर धीरे धीरे आगे की स्टेप्स की लाइन में फिसल गई। चेंगजिन अब भी शॉक में थी, बिल्कुल अनअवेयर। उसका ध्यान कहीं और था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। बिना कुछ सोचे समझे येकिन ने अपना सारा सामान छोड़ दिया और सीधा व्हील चेयर की तरफ दौड़ पड़ा। उस मोमेंट तक व्हील चेयर के दोनों साइड के व्हील्स ऑलमोस्ट हवा में लटक रहे थे। अगर वो जरा सा ज्यादा फोर्स लगाता तो शायद पुल बैक कर लेता, लेकिन तभी एक और वर्कर जिसके हाथ में बॉक्सेस थे उसके पीछे से आ रहा था। उसके हाथ में 3 बॉक्सेस टैग थे और उन बॉक्सेस ने उसका व्यू ब्लॉक कर दिया था। वो सिर्फ आदत के बेस पर चल रहा था। रोड का लेआउट उसे याद था। उसका पैर स्टेप्स के एज से टकरा गया, लेकिन उसने बिना देखे सीधा ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। येकिन ने चिल्लाकर कहा, हे वेट अ मोमेंट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बंदा जिसे समझ भी नहीं आया कि आवाज उसके लिए थी, उसका पैर व्हील चेयर के पेडल से अटक गया और रिफ्लेक्स में जैसे ही उसने पैर वापस लिया, पूरा व्हील चेयर का बैलेंस हिल गया। चेंगजिन के गिरने के चांसेस अब सर्टेन थे। येकिन ने सिर्फ एक काम करने का टाइम पाया। उसने हैंड रेल एक तरफ पुश की, अपना हाथ ऊपर उठाया और पूरा बॉडी ट्विस्ट करके चेंगजिन को कवर किया। व्हील चेयर और चेंगजिन दोनों स्टेप्स पर जोर से गिरे। येकिन नीचे था और उसका लेफ्ट काफ डायरेक्टली स्टेप्स के शार्प कोने से टकरा गया। ऊपर से व्हील चेयर और चेंगजिन का पूरा वेट उस पर आ गया और व्हील चेयर के साथ येकिन नीचे रोल कर गया। 1 सेकंड में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और सांस तक लेना मुश्किल हो गया। तब तक किसी ने इमरजेंसी कॉल कर दिया था। चेंगजिन अब भी पूरी तरह स्टन थी। अभी तक वो शॉक से बाहर नहीं आ पाई थी, पर किस्मत से चेंगजिन को कोई चोट नहीं आई थी। येकिन पेन से ऑलमोस्ट बेहोश होने के कगार पे था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही थॉट था। वो अचानक से उठ बैठा। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था और पैर से खून उसकी आधी पैंट को सोख कर चुका था। उसे देखकर क्लियर लग रहा था कि फ्रैक्चर हुआ था, पर येकिन ने उस सब दर्द को इग्नोर किया। अपना अपर बॉडी उठाई, गर्दन सीधी की और ऊपर बैठी चेंगजिन को देखते हुए बोला, आंटी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। प्लीज़ फाइची को मत बताना। मैं नहीं चाहता कि उसे ये सब पता चले। वो थोड़ा रुका, फिर अपने सूख गए लिप्स को लिक करके थोड़ा और सांस लेके बोला, आप भी तो नहीं चाहेंगी ना कि उसे पता चले कि आप मुझसे मिलने आई थी, राइट? तो फिर प्लीज़ उससे कुछ मत कहना। चेंगजिन बस वहाँ खड़ी थी, पूरी तरह स्टन्ड, कुछ बोल नहीं पाई।
शाम को एस सिटी में हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। ऐसे मौसम में हर किसी को घर की याद आती है। चेंगफाई ची एक ऑफिस मीटिंग के बीच ब्रेक के दौरान ग्लास के सामने खड़े होकर विंडो से बाहर देख रहा था। बारिश के ड्रॉपलेट से भरी हुई विंडो के उस पार नियॉन लाइट्स का रिफ्लेक्शन दिख रहा था और हवा में एक ठंडी भीगी सी नमी थी। पीछे कलीग्स छोटे छोटे ग्रुप में बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, बाहर का खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और दूसरे ने कहा, 5 स्टार का बफे भी घर के खाने का मज़ा नहीं देता। फाइची ने ये सब सुना और एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में एक सॉफ्ट सी उदासी आ गई। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कोई ऐसी याद फ्लैश हो गई हो जो इस वक्त याद नहीं आनी चाहिए, पर आ गई। उसने फिर अपना गेज हटाया और असिस्टेंट से कहा, मीटिंग एडजर्न, कल सुबह 10 बजे कंटिन्यू करेंगे। रात को जब वो गार्डन होटल के टॉप फ्लोर सूट में वापस आया और लाइट्स ऑन की तो पूरा रूम एकदम खाली और कोल्ड लगा। टेबल पे एक लंच बॉक्स पड़ा था, खाली। उसके पास एक ही लाल कलर का छोटा बॉक्स था और उसके नीचे एक नोट, सिर्फ 2 लाइन लिखी थी। काम आया है, कैपिटल वापस जा रहा हूँ, अच्छे से खाना खाना और टाइमली सोना। नीचे सिग्नेचर था, ये रुआन, और एंड में एक मोटा सा छोटा हार्ट भी बना हुआ था। फाइची ने वो लाल बॉक्स उठाया और उसे ध्यान से देखना स्टार्ट किया। बॉक्स का आउटर कवर थोड़ा पुराना हो चुका था, कॉर्नर से थोड़ा घिस भी गया था, जैसे शायद बार बार उसे कैरी किया गया हो। जब उसने बॉक्स के बीच में छपी हुई लोगो देखी तो उसे अंदाज़ा तो हो गया था कि अंदर क्या हो सकता है, पर फिर भी जब उसने हाथ बॉक्स पे रखा, एक अजीब सी नर्वसनेस उसके अंदर भर गई थी। उसने धीरे से बॉक्स का लिड खोला और जैसे ही उसके अंदर देखा, एग्जैक्टली वही था जो उसने एक्सपेक्ट किया था। अंदर एक रिंग थी, लेकिन जब उसने थोड़ा और क्लोजली देखा तो उसका चेहरा कंफ्यूज हो गया। ये रिंग वो नहीं थी जिसे वो याद करता था। ये वाली ज़्यादा चौड़ी थी, साइज में बड़ी भी थी, और ऊपर एक शाइनी डायमंड लगा था जो लाइट का एंगल चेंज होने की वजह से ब्राइटली स्पार्कल कर रहा था। और बिना किसी वार्निंग के उसी स्पार्कल के रिफ्लेक्शन में उसके दिमाग के अंदर जो बंद दरवाजे थे वो अचानक खुल गए और एक पुरानी यादों का तूफान उसके अंदर से फूट पड़ा। वो सोचता था कि उसने सब कुछ भुला दिया है, स्पेशली वो पेनफुल डिटेल्स जो उसके फ्लैश और सोल तक छेद चुकी थी, जिससे डीप स्कार्स बने थे। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उन सब मेमोरीज को दिल के सबसे नीचे कोने में दबा दिया था ताकि वो उन्हें न टच करे न याद करे। पर फिर भी इतनी क्लियरली उसे वो मोमेंट्स याद क्यों आया जब उसने इस रिंग को अपना एक मीनिंग दिया था, एक ऐसा मीनिंग जो सिर्फ उसका था और जिसे उसने कभी किसी और को नहीं बताया। वो घबरा गया, रिंग को वापस बॉक्स में रखा, पर जैसे ही उसकी नज़र नोट पे पड़ी जिसमें पहले सिर्फ वो क्यूट सा छोटा मैसेज लिखा था, ईट वेल एंड स्लीप वेल, उसने देखा कि लाइट के रिफ्लेक्शन में कुछ और भी लिखा हुआ था जो दिख रहा था, जो शायद उसने नोटिस नहीं किया था। उसने नोट को उठाया, फ्लिप किया, और वहाँ क्लीन और नीट हैंडराइटिंग में सिर्फ 4 लफ्ज़ लिखे हुए थे, होल हार्टेडली, पूरे दिल से। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन कैपिटल के एक्स हॉस्पिटल में। येकिन ने फ़ोन उठाया, कॉन्टैक्ट्स खोले, फिर टेक्स्ट बॉक्स, फिर वापस कॉन्टैक्ट्स। उंगली बार बार चेंगफाई ची के नाम पे जा रही थी, लेकिन दब नहीं पा रही थी। उसने सोचा, जब तक उसका कोई मैसेज नहीं आया इसका मतलब उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। वही तो वो चाह रहा था ना, कि उसे कुछ भी पता ना चले। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मना किया था येकिन को ट्रैवल करने के लिए, लेकिन फिर भी वो खुद गार्डन होटल गया, हर एक चीज़ पैक की, नोट लिखा और एक ऐसी चीज़ छोड़ आया जो शायद उस वक्त छोड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो रह भी नहीं पाया। वो लाल बॉक्स जिसमें रिंग थी। पर उस वक्त येकिन का मन थोड़ा हल्का हो गया था, जैसे उसने कुछ ज़रूरी कह दिया हो बिना मिले, जैसे उसने उस रिश्ते को किसी तरीके से एक शेप दे दिया हो बिना किसी जवाब का इंतज़ार किए। हॉस्पिटल के इन्फ्यूजन रूम में आईवी ड्रिप लेते वक्त येकिन काफ़ी रिलैक्स लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लाओ इफांग एकदम से एंट्री मार गया, हाथों में फ्रूट के बैग्स, मिल्क, वॉलनट पाउडर लेके। उसने सिर्फ फ़ोन पे लोकेशन कंफर्म किया था
और पूरे 45 मिनट्स में वहां पहुंच भी गया था। जैसे ही उसने येकिन को आईवी के साथ देखा, एकदम शॉक में बोला, क्या फ्रैक्चर के बाद भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए? अगर बोन टेढ़ी हो गई तो? अगर रात में उठना पड़ा तो? अगर वूंड में इन्फेक्शन हो गया तो? ये सब सुनकर तो येकिन हंस ही पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर हेल्पलेसनेस भी उतनी ही थी। फिर बोला, स्क्वाड लीडर, तुम भी उस डॉक्टर जैसा ही बिहेव कर रहे हो। वो भी हाथ पकड़ के मुझे एडमिशन फॉर्म साइन करवा ही लेता। फिर थोड़ा पैर पर टैप करते हुए कैजुअली बोला, रिलैक्स, लेग्स मेरी बॉडी पे हैं, मुझे तो पता होगा ना कि क्या चल रहा है। पर लाओ यीफेंग वाकई थोड़ा वरीड था। मोबाइल पे फ्रैक्चर के लिए डाइट गाइडलाइंस पढ़ते हुए बोला, अर्ली स्टेज फ्रैक्चर में स्वेलिंग होती है, डाइट ना थोड़ी लाइट होनी चाहिए। बोन सूप, चिकन सूप, स्ट्यूड फिश सब अवॉइड करो। येकिन चुपचाप बैठा रहा, आंखों में थोड़ी थकान और चीक पे एक स्माइल के साथ। सोचता हुआ, अब इसे कौन रोके। आईवी ड्रिप खत्म होने का वेट करते करते येकिन ने वी चैट पे जाओफेंग से थोड़ा मस्ती भरा चैट स्टार्ट किया। उसने लिखा, स्क्वाड लीडर भी फ्रेंड ही है, मैं पार्शियल नहीं हो सकता। अगर तुमने ढूंढना है तो ढूंढ लो, मिलना हुआ तो समझो तुम्हारी किस्मत थी। जाओफेंग ने भी रिप्लाई में छुरी वाले इमोजीज भेजे और लिखा, जरा स्लोली काम कर, मुझे थोड़ा टाइम तो दे। और 15 मिनट में उसने दोनों को लोकेट कर लिया। और सरप्राइज ये था कि वो अकेला नहीं आया था, साथ लाया था उनका म्यूचुअल फ्रेंड जाओ युवे। और दोनों ने टीम वर्क में येकिन को ट्रेस कर लिया था। लाओ यीफेंग थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर जब देखा कि फ्रेंड्स भी आ गए हैं तो उसे यूं उठ के चले जाना थोड़ा रूड लगा। उसने सोचा, जाओफेंग शायद पब्लिक में कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जाओफेंग ने किसी की भी फिक्र नहीं की। एकदम ड्रामेटिक अंदाज में सबके सामने अनाउंस किया, युवान युवान, मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त यहाँ हैं। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो तो तुम कहोगे ईस्ट जाओ तो मैं कभी वेस्ट नहीं जाऊँगा। तुम बोलोगे समुंदर में कूद जाओ तो मैं क्लिफ से भी कूद जाऊँगा। लाओ यीफेंग इंस्टेंटली रेड हो गया, ईयर्स तक लाल। बोला, तो तुम चुप रहो। जाओफेंग तुरंत बोल पड़ा, ठीक है, तो तुम ही कुछ बोल दो। अगर तुम मुझे ऐसा कुछ कह दो जो मैं नहीं कर सकता तो मैं कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। येकिन क्वाइटली साइड में बैठा था, सोचता हुआ, वाह क्या रिवर्स साइकोलॉजी है। स्क्वाड लीडर तो नेचुरली सॉफ्ट हार्टेड है, ये तो इजीली ट्रिक हो जाएगा। पर लाओ यीफेंग थोड़ा सीरियस हो गया, थोड़ा सोच के बोला, तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जाओफेंग तुरंत अपनी कॉलर खींचते हुए उसे अपना शोल्डर का लॉन्ग स्कार दिखाते हुए बोला, मार तो खा ही चुका हूँ, एक्सेप्ट करवाना हो तो करवा के ही मानूंगा। लाओ यीफेंग की आंखें थोड़ी सी नरम पड़ गई, पर फिर भी वो स्टर्बनली मुंह घुमा के बोला, मेरे पेरेंट्स भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जाओफेंग जिसे अब अपना मामला फिट होते दिखा तो उसने एक कॉन्फिडेंसी स्माइल दी और बोला, मैं रोज तुम्हारे घर जाके अपना चेहरा दिखाता रहूँगा, तुम्हारे पापा के साथ चेस खेलूंगा और तुम्हारी मम्मी के साथ स्वेटर बनाऊंगा। देख लेना, वो इतने अच्छे लोग हैं, इम्प्रेस कर ही लूंगा। येकिन दिल ही दिल में जाओफेंग को गालियां दे रहा था। सच में वो बंदा बिल्कुल शेमलेस बना हुआ था। तभी उसने देखा कि लाओ फेंग ने एक ठंडी सी साय के साथ बोला, तुम भी अच्छे हो, मैं भी बुरा नहीं हूँ, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के बिना जी सकते हैं तो इतनी मुश्किल क्यों? अपने घर वालों को हर्ट करके क्या मिलेगा? जब लाओ यीफेंग निकल गया तो जाओफेंग उसके पीछे भाग गया और बचे सिर्फ येकिन और जाओ युवे। ये दोनों चाइल्डहुड के दोस्त रहे हैं, लेकिन अब ऐसे चुपचाप बैठ के एक दूसरे को देख रहे थे जिसे पहचान में ही नहीं हो। थोड़ी देर के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद जाओ युवे बोला, येकिन पास्ट वाली बात के लिए सॉरी। ये लाइन सुनते ही येकिन का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। वो ये लाइन सुनना ही नहीं चाहता था, जैसे उसकी फैमिली की बैंकरप्सी किसी और की गलती हो। इसीलिए उसने तुरंत अपनी बात क्लियर की, बोला, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। उस टाइम पे तुम लोगों ने मुझे पैसे दिए, वही काफ़ी था। मैं अब ठीक हूँ, बस एक टांग टूट गई है, उसमें भी अपना ही स्वैग लग रहा है। जाओ युवे थोड़ा हेसिटेंट लग रहा था, लेकिन फिर फाइनली बोला, लियू यांगफेंग वाली स्टोरी मैंने सुनी, उसने बस टाइम पास में किया था सब, तुम उसे सीरियसली मत लेना, ओके?
हम फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं ना। ये कि नहीं जानता था कि उसने क्या सुना या किसने उसे बताया, और फ्रैंकली उसका मन था भी नहीं डिटेल में जाने का। जाओ फेंग ने पहले ही बताया था कि जाओ हुए काफ़ी बदल गया है कंपनी संभालने के बाद, अब ज़्यादा मैच्योर हो गया है, इसलिए येकिन ने मना नहीं किया। पर जब उन दोस्तों की आंखों में वो वेग सी पिटी देखता था तो उसे यही लगता था कि वो अब उनमें फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने फिर भी मुस्कुरा के जवाब दिया, नो प्रॉब्लम। जाओ हुए थोड़ा और सीरियस हो गया और उसने फिर से पूछा, तुम्हारा और उस चेंग जुबा का क्या सीन है अब? जाओ फेंग ने तो बोला था तुम दोनों फिर से पैचअप करने वाले हो। लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया, बस बोला, अभी नहीं, बस ऑलमोस्ट। जाओ हुए ने हाँ में सर हिलाया, फिर बोला, मुझे तब भी दिख रहा था कि तुम उसे सच में लाइक करते थे, और वो भी तुमसे। यूएस में पूरे 5 साल में उसने कभी कोई पार्टनर नहीं बनाया। चेंग फाई जी का नाम सुनते ही येकिन एकदम अलर्ट हो गया। पूछा, तुम उससे यूएस में मिले थे? जाओ हुए बोला, बस एक ही बार मिला था, एक लीगो क्रिएटिव कंपटीशन में जो यूनिवर्सिटी में हुआ था। जिस स्कूल में वो था ना, वो हमारे फेक यूनिवर्सिटीज़ के लेवल से काफ़ी ऊपर था। वैसे आमतौर पे हमारा मिलना नहीं होता, सिर्फ दूसरे देश के चाइनीज स्टूडेंट्स के बीच की गॉसिप से ही कुछ सुनने को मिला था। लीगो? येकिन ने हल्की सरप्राइज के साथ रिपीट किया। जाओ हुए ने कैजुअली हाँ में सर हिलाया और पूछा, हाँ, तुम्हें उसने नहीं बताया क्या? येकिन ने सर हल्का सा झुकाया, आंखों में कंफ्यूजन लेके। जाओ हुए ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, 3-4 साल पहले की बात है। उसके कॉलेज की टीम ने एक लीगो क्रिएटिव कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। कंपटीशन काफ़ी बड़े लेवल का था और उनका मैकेनिकल ग्रुप का प्लान सबसे स्ट्रॉन्ग था, और फाई ची खुद उस प्रोजेक्ट का लीड क्रिएटर भी था। लेकिन एंड मोमेंट पे उन्होंने वो डिज़ाइन यूज़ ही नहीं किया। जब रीज़न पूछा गया तो फाई ची ने बस इतना ही कहा कि ये डिज़ाइन ओरिजिनली किसी और के लिए बनाया गया था, तो अब ये उसी का है, मैं इसे बिना उसकी परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता। येकिन के हाथ धीरे से लैप में गिर गए। उसका दिमाग तुरंत अपने रूम में रखे उस ग्लास कवर वाले लीगो मैकेनिकल सेट की तरफ चला गया, वही जो अभी तक अनटच रखा था, केयरफुली प्रिजर्व, जैसे कोई प्राइजलेस मेमोरी हो। तो वो डिज़ाइन, वो प्रोजेक्ट उसी का था। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, सोचते हुए कि तुमने अब तक मुझे पूरी तरह भुलाया नहीं ना, तुम्हें अब भी फ़र्क पड़ता है ना, नहीं तो तुम मेरे साथ इतने सॉफ्ट क्यों होते? फ़ोन हाथ में लेके कभी एड्रेस बुक ओपन करता, कभी मैसेज स्क्रीन पे जाता, फिर वापस, कई बार, पर कुछ लिख नहीं पा रहा था। तभी स्क्रीन वाइब्रेट हुई एक नए मैसेज के साथ में। चेंग फाई जी का था, नए अकाउंट से लिखा गया, तुम यहाँ कुछ छोड़ गए हो। येकिन की सांस ही रुक गई, हार्ट बीट एकदम फास्ट। उसे लगा रिंग की बात हो रही है। नर्वसली उसने मैसेज लिखा, फिर सेंड करने से पहले 2 बार डिलीट किया, फिर फाइनली भेजा कि क्या रह गया है। रिप्लाई भी तुरंत आ गया, मोबाइल फ़ोन चार्जर। 1 सेकेंड के लिए येकिन ने रिलीफ की सांस ली, पर उसके साथ ही थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी था। तो क्या उसने वो बॉक्स देखा ही नहीं, या फिर देखा लेकिन जानबूझकर इग्नोर कर दिया? उसका मन पूछने का तो था, लेकिन डर भी था कि क्या पता आंसर उसके होप के अपोजिट हो। इधर एस सिटी में चेंग फाई ची ने जब येकिन का रिप्लाई देखा, उससे थोड़ी देर पहले ही वो ई चैंग के कॉल से फ्री हुआ था। जब ई चैंग चाइना वापस आया था तो शुरुआत में तो वो सिर्फ काम के अपडेट्स के लिए चेंग फाई ची को कांटेक्ट करता था, लेकिन अब तो पता नहीं, शायद चेंगजन के इन्फ्लुएंस में आके उसने पर्सनल लाइफ में भी घुसना शुरू कर दिया था। 2 लाइन का काम का बोलने के बाद तुरंत कह दिया, शाम को डिनर के लिए घर आना। और सिर्फ यही नहीं, सरनेम चेंज करवाना फैमिली ट्री में डालने के बाद भी रोज़ का रूटीन जैसी ही हो गई थी। बीच में ये भी कह दिया कि कल यांग होंग के से जाके आफ्टरनून टी पे मिल लो, जैसे 24 घंटे का शेड्यूल वो ही तय करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सब चल नहीं पाया। चेंग फाई ची कोई ऐसा बंदा नहीं था जो अपने माँ बाप के प्रोटेक्शन में पला बढ़ा हुआ हो। उसका मेन रीज़न चाइना वापस आने का था, बस अपने दम पे कुछ करना, वरना वो ई फैमिली के बिजनेस को संभालते संभालते कैपिटल में अपना एम्पायर बिल्ड नहीं करता। सीधी बात ये थी कि उसे ई फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं थी,
और ना ही उसे लगता था कि ये सब पे उसका कुछ हक है। और जब किसी को लालच ही नहीं होती तो कोई उसके ऊपर कंट्रोल का कोई रास्ता ढूंढ भी नहीं सकता। तभी उसने येकिन का मैसेज खोला। सॉरी, जल्दी में निकल गया था तो भूल गया, काम खत्म होने के बाद ले जाऊंगा, लेकिन अगले आधे महीने तक टाइम नहीं मिलेगा, तब तक प्लीज मेरे लिए संभाल के रखना। चेंगफाई ची ने थोड़ा ब्रो फरो किया। उसे लगा कुछ तो ऑफ है। इतना लंबा मैसेज अननेसेसरी लग रहा था, जैसे सब कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हो। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग जैसे उस दिन थी जब वो घर वापस आया था। सब कुछ ओवरली टाइडी। अगर सच में जल्दी में गया होता तो इतने अच्छे से सब पैक करके क्यों जाता। फ्रिज के अंदर आधा यूज किया हुआ पोर्क बेली था और कुछ चिकन विंग्स भी मैरिनेटेड स्टेट में रखे थे। क्लियरली रात को उसको कुक करने का प्लान था उसका। बस वो इसी सोच में था कि दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। डोर खोला तो सामने यांग होंग थी। कहने लगी कि नियर बाई दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। पार्टी लेट तक चल गई तो अब घर वापस जाना सेफ नहीं था, इसलिए सोचा एक रूम यहीं बुक कर लेती हूँ और साथ ही तुमसे मिल भी लेती हूँ। चेंगफाई ची को लगा कि इस वक्त किसी लड़की का अंदर आना थोड़ा इनएप्रोप्रिएट है, तो बिना कुछ कहकर एंट्रेंस पे लटका हुआ अपना कोट उठाया और बोला, चलो मैं खुद नीचे चलता हूँ, तुम्हारा रूम बुक करवा देता हूँ। लेकिन यांग होंग वहीं खड़ी रही, हिलने का नाम ही नहीं लिया। उसने अपनी गर्दन थोड़ी आगे झुका के रूम के अंदर झांकते हुए कैजुअली पूछा, यहाँ जो पहले रुक रहा था क्या वो चला गया? यांग होंग का वो सवाल सिर्फ फॉर्मल था, पर उसके चेहरे पर एक छुपी हुई सी खुशी थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि येकिन अब यहाँ नहीं है। चेंगफाई ची थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने कामली पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ रुक रहा था? सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद पर। येकिन के लेफ्ट लेग में 3 दिन तक एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट के बाद फाइनली थोड़ा रिलीफ आया था। पहले तो घुटना इतना स्वेल था कि सीधे खड़ा हो भी नहीं पाता था। अब इतना दर्द नहीं होता था। क्रंचेस ले जाना भी उसे अनोइंग लगता था। पहले ही दिन उसने क्रंचेस हॉस्टल में ही फेंक दिए थे कि बहुत अगली और हैवी हैं, ऐसा बोल के। आज हॉस्पिटल से येकिन जब फाइनली ब्रेक लेके कॉरिडोर के एंट्रेंस तक आया, उसने कैजुअली फोन से नजर उठाई और उसी मोमेंट पे उसकी आंखों के सामने एक फैमिलियर चेहरा आ गया। कोई उसकी तरफ कुछ कदम चल कर आ रहा था। उसे लगा शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है। एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी। हो सकता है दिमाग कुछ भी दिखाने लगा हो। लेकिन जब उसे उन स्ट्रॉन्ग हाथों ने एलिवेटर में संभाला तो ऐसा लगा जैसे वो स्पेस में फ्लोट कर रहा हो। बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था रियलिटी से। चेंगफाई ची सच में यहाँ था, पर ये पॉसिबल कैसे है? उसने तो कहा था कि वो कैपिटल में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। येकिन के दिमाग में जाओ फेंग की बात घूमी, लेकिन इस बिल्डिंग में क्या कर रहा है? अगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस होता तो ये कोइंसिडेंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा ही हाई हो गया। सेम सिटी, सेम बिल्डिंग, सेम टाइम भी। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी? डेफिनेटली लाओ यीफेंग को बोलना पड़ेगा, भाई तू कैलकुलेट करके बता ज़रा। इवनिंग रश आवर चल रहा था। एलिवेटर हर 2 फ्लोर पे रुक रहा था। लोग अंदर बाहर आ रहे थे और छोटी सी लिफ्ट फुल पैक थी। चेंगफाई ची ने अपने दोनों हाथ स्प्रेड करके येकिन को कॉर्नर में प्रोटेक्ट किया। एक सेफ बबल जैसा बना दिया था उसके अराउंड। येकिन को नॉर्मली ये सब देख के इमोशनल हो जाना चाहिए था, पर उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, कैसे भागूं, कैसे बात करूं बिना एक्सपोज हुए। जैसे ही एलिवेटर 23rd फ्लोर पे रुका, येकिन ने तुरंत डोर के पास खड़े लोगों के बीच से निकलने का मौका पकड़ा। कॉरिडोर छोटा सा था और पतला भी। सिर्फ कुछ ही कदम चल के डॉर्मेट्री के डोर पर पहुंच गया। येकिन ने की निकाली, की होल में घुसाई और जैसे ही डोर खोला, उसने फ्रेम का सहारा लेके एक जंप में अंदर कदम रखा। अभी प्रॉपरली टर्न भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दी से बोल दिया, सॉरी टू बॉदर यू, रूम थोड़ा मैसी है आज, इसलिए अंदर नहीं बुला सकता। वैसे भी तुम तो बिजी होंगे ना, रुकने का टाइम थोड़ी होगा तुम्हारे पास। वो इतनी तेजी से बोल रहा था जैसे कोई रिकॉर्ड पे रिवाइंड दबा दिया हो, और उसका पैनिक उसके चेहरे पे लिखा था। शायद किसी और को वो पैनिक समझ ना आए, लेकिन चेंगफाई ची तो क्लियरली देख रहा था। चेंगफाई ची ने कामली बोला, मैं बिजी नहीं हूँ। वो डोर के पास खड़ा था। सेम काम टोन में उसने ऐड किया, मैं स्पेसिफिकली तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन अभी भी अपने उसी मेंटल फॉग में था।
जहां उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने बस ऑकवर्डली टर्न किया और डोर बंद करने की कोशिश की। बोला, तो फिर किसी और दिन मिलते हैं फिर। ओके। पर डोर बंद नहीं हुआ। कुछ उसे ब्लॉक कर रहा था। चेंगफाई जी के दोनों हाथ अभी भी डोर पैनल पे ही थे और उसे हटाने का कोई इंटेंशन भी वो दिखा नहीं रहा था। येकिन की आंखों में क्लियरली पैनिक था, जैसे बस अब रो ही पड़ेगा। लेकिन चेंगफाई जी ने स्टिल हाथ नहीं हटाए। वो दोनों कुछ सेकंड तक बिल्कुल फ्रोजन थे, एक साइलेंट टग ऑफ वॉर जैसा एटमॉस्फेयर। और फाइनली येकिन पहला था जो धीरे से रिलैक्स हुआ, क्योंकि उसके दिल का दरवाज़ा चेंगफाई जी के लिए कभी बंद ही नहीं हुआ था। पास या दूर, आना या न आना, वो बस वेट कर सकता था। डोर बंद करने की हिम्मत उसमें कभी थी ही नहीं। उसे डर नहीं होना चाहिए था। 5 साल काफ़ी थे प्रिपेयर होने के लिए, पर फिर भी उसने अपना सर झुका के बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह जजमेंट का वेट किया। अपना सब कुछ एक्सपोज कर दिया, दिल भी, दर्द भी, खुद को भी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद चेंगफाई जी एक बार नज़र डाले, चाहे इग्नोर करके चला जाए फिर। लेकिन जो बात येकिन सोच रहा था, वो सवाल, वो कन्फ्रंटेशन कभी आया ही नहीं। और जब वो रिंग सोच रहा था कि चेंगफाई जी उसके मुंह पे मारेगा, वो भी ज़मीन पे नहीं फेंकी गई। येकिन ने धीरे से अपना सर उठाया और एक नज़र में उन आंखों से टकरा गया जो गहरी झील जैसी थी, स्टिल और काम। लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसका दिल एक पल में डूब गया। चेंगफाई जी ने फाइनली बोला, तुमने तो कहा था ना। सिर्फ 4 शब्द, फिर साइलेंस। वॉइस रुक गया बीच में। वो थोड़ा सा ठहरा, लिप्स टाइटली प्रेस टुगेदर, जैसे उसे बात कहनी मुश्किल लग रही है, या फिर जैसे वो कुछ सोच रहा हो, फिर डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हो। येकिन ने कभी चेंगफाई जी को ऐसे नहीं देखा था, कंफ्यूज्ड और हेसिटेंट। वो बंदा जो हमेशा हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करता था, जो कभी पीछे नहीं देखता था, जिसने ब्रेकअप के टाइम भी एक पल में रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया था बिना किसी हेसिटेशन के। आज वो रुक गया था, पर आज कुछ तो अलग था। उस सेल्फ रिस्ट्रेन के पीछे कुछ और भी था, एक पुराना इमोशन जिसे येकिन कब का पहचान चुका था, जो अक्सर कंट्रोल में रहता था, लेकिन अब लग रहा था कि कंट्रोल के बाहर आने वाला है। इतना भी टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 गहरी सांसें ही थी, और फिर चेंगफाई जी ने फाइनली अपने लिप्स खोले। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन इतनी गहरी और सॉफ्ट कि सीधा दिल को छू जाए। वो बोला, तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। येकिन को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी उस पुरानी दुनिया में अटका हुआ हो, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ वो था, तन्हा, सस्पेंडेड इन मिड एयर। नीचे ज़मीन नहीं थी, आगे रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, और ना ही उसे पता था कि जाना कहाँ है। पर तभी किचन से आती उस बॉइलिंग केटल की सीटी ने सडनली उसके कानों में ब्लास्ट किया, और वो झटके से उठ गया, जैसे किसी ने उसे फोर्स से वापस रियल वर्ल्ड में खींच लिया हो। पर उसका इंजर्ड पैर ने अभी प्लेन का सिग्नल भेजना स्टार्ट ही किया था कि एक हाथ ने उसके शोल्डर को सॉफ्टली प्रेस किया और उसे वापस बिठा दिया। बोला, मैं जाता हूँ, तुम बैठो। चेंगफाई जी ने कामली कहा। फुटस्टेप्स धीरे धीरे दूर गए, पानी चलने की आवाज़, कप में गर्म पानी गिरने की आवाज़, और फिर वही स्टेप्स वापस उसकी तरफ आ गए। येकिन इस शॉर्ट मोमेंट में पूरा सेंस में वापस आ गया था, लेकिन अब उसका हाल और ज़्यादा नर्वस था, जैसे कोई छोटा सा बर्ड जो बस अभी अभी किसी जंगल से निकलकर शहर के बीच आ गया हो। वो लीन करके कप उठाना चाहता था, लेकिन गर्म पानी उसकी उंगलियों को छू गया। एक छोटी सी हिस निकली उसके लिप्स से। चेंगफाई जी तुरंत दूसरी साइड से आया और उसके पास बैठ गया, फिर सॉफ्टली वॉर्न किया, अभी गर्म है, जल्दी मत पियो। येकिन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और ऑकवर्डली कपड़ों पे रगड़ने लगा। जितना रगड़ता उतना ही ज़्यादा इची और बर्निंग सेंसेशन फील होता। इस घर में टेक्निकली वो होस्ट था, क्योंकि सॉन्ग और हे हैंड सॉन्ग दोनों घर पे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे वो एक नया मेहमान हो जिसे नहीं पता कि कौन सा रिमोट किस काम का है। और अगर सच बोलूँ तो उसका ये ऑकवर्डनेस सिर्फ एक चीज़ की वजह से था, वो बात जो उसने कॉरिडोर के डोर पे सुन ली थी। चुपचाप उसने अपना सर उठाया और एक नज़र उस इंसान पे डाली जो सोफे के कॉर्नर पे बैठा था, जिसकी आंखें सीधा उसके लेग्स पर टिकी थीं।
वो जानता था उस सवाल से बचना मुश्किल है, फिर भी एक छोटी सी होप थी उसके दिल में कि शायद फाइची इग्नोर कर दे, शायद वो डायरेक्टली ना पूछे। पर किस्मत ने आज भी उसे मौका नहीं दिया। चैंग फाइची ने डायरेक्टली ही पूछा, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? येकिन ने अपने दिमाग में एक सिंपल प्रिंसिपल फिक्स कर लिया था कि सच छोड़ो, कोई भी रीज़न चलेगा, बस कन्विंसिंग लगे। और इसी प्रिंसिपल पे टिकते हुए उसने ज़्यादा डिलेड किए बिना तुरंत ही बोल दिया, मैं गाना गा रहा था। फिर एक सेकंड में रियलाइज़ हुआ कि गलती हो गई है। ओ नो नो नो, मतलब मैं डांस करते हुए गिर गया था। वो खुद ही अपने स्लिप अप में हिल गया था। एक सेकंड के लिए लगा बस बिल्ली तो थैला फाड़ के भाग गई, लेकिन फिर थोड़ा सा होपफुल सोचा, अगर फाइची ने खुद पूछा है तो इसका मतलब है कि उसे अभी तक पूरा सच नहीं पता चला। और अगर कोई पर्सन इस सिचुएशन को संभाल सकता है तो वो चेंगजिन ही है, जो सबसे कम चाहती थी कि फाइची को इस इंसिडेंट का पता चले। येकिन ने अपने आप को थोड़ा मेंटली पैट किया। ये झूठ नहीं है, बस सच का एक फिल्टर्ड वर्जन है, मतलब बिल्कुल सफ़ेद झूठ। चैंग फाइची ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना कोई नॉड, ना कोई एक्सप्रेशन। सिर्फ उसने मास्टर बेडरूम की लाइट की तरफ देखा और कामली पूछा, तुम्हारा काम नहीं है? हाँ हाँ हाँ, काम 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 है ना, अभी थोड़ी देर पहले गया था काम पे, और बाद में लाइव स्ट्रीम है। येकिन का पैनिक लेवल अब रेड जोन में एंटर कर गया था। उसे लगा चैंग फाइची शायद लाइव स्ट्रीम का मतलब मिसअंडरस्टैंड कर ले, तो उसने एक और ऑकवर्ड तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दिया, वो बस एक सिंपल वीडियो चैट होता है, फैन से बात करते हैं, कैजुअल सी बातचीत, कुछ ज़्यादा नहीं। पर बोलते ही उसने रियलाइज़ किया कि ये तो और ज़्यादा शेडी लग रहा होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। लेकिन लकीली चैंग फाइची ने कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचा, सिर्फ सॉफ्टली कहा और बोला, जाओ फिर अपना काम करो। अब असली प्रॉब्लम ये थी कि काम था ही नहीं। चैंग युए युए ने जब से सुना कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है तो पहले तो उसने गालियाँ दी, फिर फुल सिंपैथी मोड में जाके ओरिजिनल 5 दिन की छुट्टी को एक्सटेंड करके और आधा महीना और दे दिया। अब सितंबर के एंड तक उसे कुछ भी काम नहीं था, लेकिन क्या करे, बोल दिया कि लाइव स्ट्रीम है तो अब तो एक्टिंग करनी ही पड़ेगी ना। येकिन ने अपने दांत कस के थम थम करते हुए वापस अपने रूम में जम किया और ऑकवर्डली डोर बंद करने का ड्रामा किया, तो बोला, तो मैं अब बिजी हो जाता हूँ, तुम आराम से बैठो। लाइव स्ट्रीम अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की होती है, लेकिन येकिन के लिए वो पूरा 1 घंटा बस एक लॉन्ग डेज ट्रांस जैसा था। ना कोई रियल ब्रॉडकास्ट, ना कोई काम, सिर्फ इनर पैनिक और ऑकवर्ड साइलेंस से भरा हुआ। चैंग फाइची यहाँ कैसे आया, ये गेस करना मुश्किल नहीं था। वो तो स्कूल के टाइम पे ही एक सिंपल हाई स्कूल स्टूडेंट होते हुए भी लोगों के एड्रेसेस और हाउस होल्ड इन्फो ढूंढ लेता था। तो अब जब उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेस और स्टेटस है तो एक 3rd टायर सिटी के लड़के का एड्रेस पता करना क्या ही बड़ी बात थी। लेकिन वो यहाँ आया क्यों? दरवाजे के बाहर तो उसने क्लियरली बोला था कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ, लेकिन अभी तक उसने कोई बात ही नहीं की, ना कुछ पूछा, ना कुछ एक्सप्लेन किया। येकिन से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 1 घंटे बाद उसने म्यूजिक बंद किया, एक स्लीपर पहना, वॉल का सहारा लिया और धीरे से डोर की तरफ चलकर उसे खोला। चैंग फाइची जा चुका था। टेबल पर रखे 2 कप्स किचन में वापस रख दिए गए थे। पूरा रूम इतना क्लीन था जैसे कोई आया ही नहीं हो। येकिन ने एक लंबे सांस के साथ रिलीफ फील किया, लेकिन उस रिलीफ के बीच एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट भी छुप गया। उसने एक थोड़ा ल्यूक वार्म पानी का ग्लास भरा, 2 छोटे छोटे सिप्स लिए, तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। येकिन ने दरवाजे की तरफ ऑलमोस्ट जंप करते हुए पीप होल से देखा। चैंग फाइची वापस आ गया था। दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले फाइची की नज़र मास्टर बेडरूम की तरफ गई। पूछा, लाइव ब्रॉडकास्ट ख़त्म हो गया क्या? येकिन थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था, इसीलिए ऑकवर्ड सी आवाज़ में बोला, हाँ हो गया। फाइची ने और कुछ नहीं पूछा, सीधा साइड से अंदर गया और किचन में कुछ ग्रॉसरी बैग्स लेके जाके रख दिए। येकिन ने देखा कि वो कुकिंग टेबल पर सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल रहा है और उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत उस छोटी सी किचन में उसके पीछे चला गया और रेफ्रिजरेटर के अगेंस्ट लीन करके बोला,
मैं तो बस आज रात टेक आउट ऑर्डर करने ही वाला था, इतना बॉदर मत करो। फाइची ने हाथ चलाते चलाते कैजुअली जवाब दिया, मैं भी तो खा रहा हूँ ना। सिर्फ 5 मिनट लिविंग रूम में बैठने के बाद येकिन को फाइनली रियलाइज हुआ कि उसका पूरा लॉजिक अभी भी कंफ्यूज था। ये तो उसका खुद का घर था ना, तो भला वो कैसे अलाउ कर सकता था कि चैंग फाई जी किचन में कुकिंग करे। येकिन ने तुरंत अपने आप को संभाला और जंप करके किचन की तरफ गया। फाइची ने स्लीव्स रोल की हुई थी और वो काफ़ी स्किल तरीके से वेजिटेबल्स कट कर रहा था। वो सीन देखते ही येकिन को एकदम वो पुराने दिन याद आ गए जब वो दोनों साथ रहते थे। हर बार इस टाइम पे वो चुपके से चैंग फाई जी के पीछे आता था, उसके वेस पर हाथ डाल के हक करता और फिर कहता, क्या बना रहे हो यमी शेफ। और चैंग फाई जी हर बार पीछे मुड़ के मुस्कुराते हुए कहता, जाओ बाहर खेलो थोड़ा, मैं बस अभी आया। अब येकिन में वो हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन चैंग फाई जी ने अभी भी उसकी तरफ देखा, वही पुरानी जंटल नज़र के साथ, और बोला, थोड़ा और रुक जाओ, अभी बस बन जाएगा। हे गाइस, आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी करके जाइएगा। तो फिर गाइस, जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। गुड नाइट।